हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजी सीनियर पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका है कॉमर्स। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे यूनिट 10। यूनिट 10 जो आपका है इनकम टैक्स एंड कारपोरेट टैक्स प्लानिंग। दोस्तों पहले दोनों को बेसिक समझते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे बीकॉम वगैरह में, तो आप देखते होंगे कि उसमें एक आता है रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, उसके बाद टैक्सेशन रूल, उसके बाद आप पढ़ते हैं कृषि एग्रीकल्चर टैक्सेशन, उसके बाद आपका आता है इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशनल क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या, लास्ट में आपका आता है अदर सोर्सेस। ये बेसिक आधार होते हैं। लेकिन एक नया आजकल जुड़ा हुआ है जो कि कारपोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है, इसको समझते हैं। इनकम टैक्स अगर देखा जाए, आपका जो आय होता है इनकम टैक्स। अब आपको इसमें समझना है इनकम टैक्स जो है आय कर कौन देता है, पहले चीज ये समझना है। तो इसके बेसिक पहला आधार जो चैप्टर आपका आता है, इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट कौन है। अब रेजिडेंट के बारे में मतलब निवासी कौन है। अब निवासी मतलब जो भारत का निवासी होगा वही टैक्स पे करेगा, है कि नहीं भाई? अगर जो भारत में होगा वही टैक्स करेगा, या भारत में कोई विदेशी कंपनी आई है तो वो भी टैक्स पे करेगी। इस प्रकार का रूल होता है। तो इसमें रेजिडेंट के क्या होता है, इसके अलग अलग क्राइटेरिया बनाए हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अब उसके दो क्राइटेरिया है। 10 साल के अंदर अगर वो कितना दिन भारत में रहा है, 6 मतलब 6 माह में कितने दिन भारत रहा है, इस दो क्राइटेरिया बनाया जाता है इसका। एक होता है 10 ईयर में, आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है 6 मंथ में। ये बेसिक इसके आधार। अब इसमें क्या बोला, 6 मंथ में कम से कम 182 दिन रहा हो भारत में, ठीक। और इसमें 10 ईयर कम से कम वो 7 साल, ऐसा क्राइटेरिया बना देगा। या 365 दिन अलग कर देगा। तो इतना दिन या 1 ईयर इसको बोल दो, 1 ईयर। अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, अगर दोनों जो फॉलो करेगा वही भारत का क्या कहलाएगा, निवासी। जब भारत के निवासी होगा तो वही तो टैक्स पे करेगा कि नहीं करेगा। ये होता आपका रेजिडेंट एक चैप्टर, आप लोग पढ़ते होंगे। दूसरा आप देखते हैं, ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट चैप्टर। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या, अब एग्रीकल्चर दो प्रकार का होता है। एक होता है जो नॉन एग्रीकल्चर होता है, एक एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर पार्ट जो होता है, एग्रीकल्चर जो पार्ट होता है, जैसे आप गाय पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, कुक्कुट पालन कर रहे हैं, मुर्गी जिसको बोलते हैं कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन कर रहे हैं, बाग बगीचा लगा रहे हैं, ये सारी चीजें आपका जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। जिसमें लिखते हैं, अब लिख देते हैं, जैसे आप मान लीजिए फिश मछली पालन। अब मछली पाल रहे हैं भाई, ठीक है, गाय पाल रहे हैं, काऊ पाल रहे हैं, बाग लगा रहे हैं, बगीचा लगा रहे हैं, ये सारी किससे जुड़ा होता है, सब एग्रीकल्चर का पार्ट है। इसमें क्या होता है, टैक्स नील होता है, 1 रुपया टैक्स नहीं देते हैं। आप पास ट्रॉली एंड ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, कल्टीवेटर है, हैरोवेटर है, दुनिया भर की जो भी आपका एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, इस पे आपका टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चर। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने अगर मान लीजिए नॉन एग्रीकल्चर, अपने आप कोई बम्बूस बांस उग गया, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, लोग क्या करते हैं, उस बम्बूस को बांस को काट के
क्या करते हैं, उस बांस को काट के फिर क्या करते हैं, टोकरी बनाते हैं, उस टोकरी को अलग अलग मार्केट में बेच लेते हैं। तो पूछा जाए क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स है या नॉन एग्रीकल्चर पर टैक्स है, तो दोनों पर टैक्स है, लेकिन किस रूप में है ये समझना है। अब जैसे आपने मछली पालन तो किया है, आप चाहे 50 तालाब बना लो, 100 तालाब बना लो, उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे मछली आपने निकाला तालाब से, इसको बढ़िया फ्राई करके मार्केट पैकिंग करके आप बेच रहे हैं जोमेटो पे, स्विगी के माध्यम से, तो ये क्या हो जाएगा, सर्विस में आ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, सर्विस। अब सर्विस से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इस सर्विस में आप पढ़ेंगे जीएसटी। जीएसटी कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी कितने भागों में बांटा गया है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो आप इसमें देखते हो कि जो सर्विस टैक्स है उसकी क्राइटेरिया बांटा गया है अलग अलग। 5% जो आप किसी वस्तु को कंज्यूम करते, जैसे भोजन है, रोटी है, इस प्रकार के, तो मछली भी एक प्रकार के भोजन की पार्ट है, तो 5% आप टैक्स दोगे। किसी होटल में आप खा रहे हो 10% दोगे। किसी लग्जरी होटल में अगर खा रहे हो तो 28% दोगे। तो ये क्या होता, आपका क्राइटेरिया बनता बढ़ता चला जाता है। किसी ढाबे पर खा रहे हो तो भैया 5% टैक्स दो। किसी थोड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट में गया 10%, थोड़ा और लग्जरी टाइप ताज होटल में पहुंच गए तो भैया 28%। तो क्या होता है, जैसे मछली पैकिंग होके मार्केट में बिकने लग गई तो ये क्या हो जाता है, सर्विस टैक्स हो जाता है। आप समझ गए। गाय है, आप गाय घर में रखे हो, कोई बात नहीं। गाय से जैसे आपने दूध निकाला, आपके घर में कोई टैक्स पूछता है, कभी नहीं, चाहे 100 लीटर दूध इकट्ठा कर लो। लेकिन जैसे ये दूध मार्केट में गया, पैकिंग हुआ, अमूल का पैकेट बन गया, नमस्ते इंडिया का बन गया, मदर डेयरी में कन्वर्ट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको दूध को ले जाती हैं, अपना अपना ब्रांड के नाम से बेचती हैं, और जैसे बिकती हैं तो उस पर आप देखते होंगे इंक्लूसिव टैक्स लिखा होता है। अब वो किससे जुड़ गया, सर्विस से। और जब सर्विस से जुड़ जाएगा तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे 18 हो चाहे 28 हो। जैसे दूध बन गया, दूध से खोआ बना, पनीर बना, मिठाइयाँ बन गई, तो आपको क्या होगा, सर्विस का टैक्स देना पड़ेगा। बाग है, आपके बाग लगे हैं, अमरूद का बाग है, अमरूद है, नाशपाती है, आम है, तो अगर देखा जाए तब तक आपके बाग में कोई टैक्स लेने आता है, कोई गवर्नमेंट कि फाइल लेके आए भाई आप टैक्स दो, आपने 100 कुंटल आम उत्पादन कर लिया, नहीं। जैसे वो आम क्या होता है, पैकिंग होती है टोकरी में, और उसके बाद मार्केट में आप देखते बेचना शुरू करते हैं, तुरंत तो किस में जाता, सर्विस में, तुरंत जो होती है टैक्स लगना शुरू हो जाता। और टैक्स को क्राइटेरिया के रूप में लगे। अगर वही आम मान लो गांव का एक गरीब आदमी है, रामदीन है, रामदीन अगर बेच रहा होगा तो बोलेगा भैया 5% टैक्स दे दो, एक छोटा सा जगह है। पता चला कोई बढ़िया किराए पे लिया अच्छा खासा 10%, और कोई पता चला भाई 5 स्टार में है, अब 5 स्टार में लगाता है, नाइफ से बढ़िया स्लाइस पीस कटता है, और छोटा सा टुकड़ा आएगा और उसमें थोड़ी सी गरी छुहारा जो भी लगा देंगे, बारीकी लगा देंगे, चीज़ वगैरह डाल देंगे, हल्का सा बारीकी, आपको लगेगा क्या डेकोरेट कर दिया, गुलाब के 2-4 पत्ती उस पर छिड़काव कर देंगे, तो लग्जरी रूप में हो गया। तो वहाँ 28% दो। आप 10 रुपये काम नहीं था, यहाँ पता चला आप 28 रुपया टैक्स पे कर रहे हो, 28%। तो एक प्रकार से क्या होता है, जैसे जैसे उस वस्तु जिस स्थान पे जाती है वैसे वैसे उसकी क्या होती है, सर्विस टैक्स बढ़ जाती है। बाग का हो गया। तो ये सारी चीजें अगर आप खुद से अपने घर को उगाते हैं तो टैक्स नहीं है। और जैसे किसी का वस्तु को आप किसी गुड्स में कन्वर्ट करते हो, मार्केट में सेल करते हो, तो टैक्स लगना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चर पार्ट क्या है। नॉन एग्रीकल्चर पार्ट जैसे हमने बात किया था बांस का, आप बांस, जंगली बांस उगे हुए हैं, उस पर कोई टैक्स है नहीं है। लेकिन जैसे उसको आप काट के टोकरी बनाते हो, थैला बनाते हो, चेयर बनाते हो, उसके बाद मार्केट में जैसे आप बेचने लाते हो, पता चला उस बांस की कीमत तब तक कुछ कीमत नहीं था, 1 रुपया कीमत नहीं। लेकिन जैसे उसमें आपने क्या हुआ, अधिक से अधिक क्वांटिटी क्वालिटी मिला के बढ़िया एक डेकोरेट करके एक चेयर बना दिया, किसी वस्तु का नया रूप दे दिया, और मार्केट में जैसे आप सेल करने लग गए। तो अगर गांव साइड एरिया बेचेंगे, बोलेंगे भाई 200 रुपये में ले जाओ,
लग्जरी लाइफ एरिया में जाओगे, आजकल देखते होंगे प्लास्टिक का चेयर होते हैं, लकड़ी का चेयर होता है, आजकल बांस का भी चेयर आता है। तो जो बम्बूस का होता है आप देखते होंगे अच्छी खासी स्टाइलिश बनी होती है। तो उसका पता चला कितने पूछे रेट, तो बोलेंगे भाई ये 5,000 की है। तो बोलेंगे इस बांस की, बोलेंगे बांस की नहीं, सिर्फ क्वांटिटी क्वालिटी देखो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखो, बनाया कैसे गया है। तो वो जुड़ जाता है किससे, सर्विस से। तो नॉन एग्रीकल्चर पार्ट अगर कोई है तो बांस है, अगर उस वस्तु को आपने क्या किया, नया रूप में कन्वर्ट करके बेच लिया तो टैक्स देना ही पड़ेगा। ये होता है आपका एग्रीकल्चर। कुछ इसमें 3 प्रोडक्ट होते हैं बेसिक, कभी काल पूछा जाता है, जैसे टी है, कॉफी है, रबर है। अब टी पे कितना पूछता है, 25%, रबर पे कितना पूछता है, 35%, कॉफी पे कितना पूछता है, 45%। तो इसका अलग अलग क्राइटेरिया है, 25, 35, 45। ये हो गया आपका टी, ये हो गया आपका रबर, ठीक, ये आपका हो गया कॉफी। तो ये बेसिक जो आपका होता है, अलग अलग क्राइटेरिया टैक्स रखा गया कि रबर पे कितना लगना है, कॉफी पे कितना लगना है, क्योंकि टी है कोई भी आदमी पी सकता है, रामदीन भी पी सकता, मलखान सिंह भी पी सकते हैं। तो एक प्रकार से 25% भैया चलो कोई बात नहीं। रबर है, अब रबर मान लीजिए है, उस पर क्या होता है, उस रबर से एक मैन्युफैक्चरिंग में टायर भी बन रहा है, टायर बन रहा है, चप्पल बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं अलग अलग, तो इसका 35% लग गया। अब कॉफ़ी है तो कॉफ़ी ऐसा तो है नहीं कि रामदीन नहीं पिएगा, पी सकता है, बट थोड़ा सा लग्जरी है। आप जाइए कॉफ़ी के एक पाउच लाएंगे 10 रुपये का, आप 10 रुपये की चाय पत्ती लाओ, चाय पत्ती आप लाओगे तो कम से कम 5 दिन पियोगे। कॉफ़ी पता चले एक ही व्यक्ति एक ही दिन में पी जाएगा, तो कॉस्टली है, इसलिए इसकी रेट ज़्यादा है। तो जैसा जिसकी जो रेट होगा उससे उतना टैक्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है कृषि का कुछ बेसिक आधार हो गया टर्म। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। एक इसमें हम पढ़ते हैं टैक्सेशन रूल क्या है, टैक्सेशन कर योग्य क्या क्या किस क्राइटेरिया पे बांटा गया। कभी कभी जो बच्चे टैली अगर सीखे होंगे अकाउंट में, बताते हैं टैली में अगर आप सीखे होंगे 7 वाउचर, 28 ग्रुप और 3 अकाउंट, 3 लेजर बनते हैं, तो उसमें होता प्रीवियस ईयर क्या है और करंट ईयर क्या है, कभी काल उसमें पूछता है। तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर 2 चीज बेसिक पूछता है, जिसको बोलते हैं टैक्सेशन रूल, टैक्सेशन रूल। अब इसमें क्या होता है टैक्सेशन रूल, बेसिक पहले आपको समझना, प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है और करंट ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है। प्रीवियस मतलब जो आपका पिछला, करंट जो अभी चल रहा है। जैसे पिछला कोई पूछे तो 2023 था और जो चल रहा है कौन सा है, 2024 है। तो आप अगर कभी भी कोई खाता बनाते हो, करंट में अगर आप बनाते हो तो इसमें पूछेगा, मान लीजिए आपने अगर आज बनाया है तो कंप्लीट कब होगा आपका, 25 में। तो देखते होंगे अकाउंट का बेसिक रूल जो होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अगर आप मान लीजिए 1/4/2024 का आप अकाउंट बनाते हैं तो ये आपका क्लोज कब होगा, 31/3/2025। ये होता है बेसिक। तो ये जो आपका बन रहा है ये किसमें आ जाएगा, आज जो अकाउंट बने ये प्रीवियस हो जाएगा और कंप्लीट किसमें होगा, करंट ईयर जो आने वाला होगा आपका फ्यूचर में 2025। तो इसको बेसिक चीजें ध्यान रखना पड़ता है। टैली में कभी कभार कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 मंथ अगर इसमें आप कम करते हो तो 1 मंथ उसमें बढ़ाया जाता है, 1 साल उसमें कम करते हो तो उसमें अगर मान लीजिए 1 साल आप कम करते हो तो अगला 1 साल बढ़ेगा। अगर ये 23 होगा तो 24 हो जाएगा, अगर ये 22 था तो 23 हो जाएगा। अब जैसे 24 में बना है तो 25 में खत्म होगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका फाइनल ईयर का समझना बेसिक जरूरी है। अब टैक्सेशन रूल क्या होता है, कितने कितने पर टैक्स लगता है। जैसे अगर देखा जाए 1.5 लाख रुपए तक का, तो 1.5 लाख पे ऐसे लिख दिया करते हैं दोस्तों, तो नील होता है, कोई पैसा नहीं। 1.5 लाख से ऊपर गया, अब 1.5 लाख से ऊपर मान 2 लाख है, 2 लाख पे आपका कितना दे दिया, 5%।
आपका पता चला 2.5 लाख हो गया, कितना हो गया आपका 10%। आपका 3 लाख हो गया तो आपका 20%। तो ऐसे क्या होता है, ये क्राइटेरिया बनाया है, बांटा गया है। ये हमेशा गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, इसको आप डाटा चेक करते रहना। अब इसी बेस पे आपको पता चलेगा कि अगर मान लीजिए कोई सैलरी कमाता है, अब उसकी सैलरी पता चला 1.5 लाख पर साल कमा रहा है, तो टैक्स थोड़ी देगा वो। 2 लाख तक अगर पहुंच गया तो 5% पर टैक्स देना शुरू कर देगा। 2.5 लाख पहुंचेगा 10%, 3 लाख पहुंचेगा तो 20%, 3 लाख से ऊपर जाएगा, 5 लाख अगर पहुंच गया तो 30%। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो टैक्स देता है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, सैलरी का हो सकता है 2 लाख तक अगर पहुंच गया तो 5% टैक्स देगा। हाउस प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति के पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग किराए पर उठा रखा, बढ़िया पैसा कमा रहा, हर मंथ पता 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहा है, तो जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ेगा तो वैसे वैसे टैक्स रेट भी उस पर देना ही पड़ेगा। इसीलिए बनाया गया है कि इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स यही लोग देंगे। लेकिन कौन लोग देंगे, जो भारत के निवासी होंगे। ठीक है भाई, भारत में ही व्यापार करोगे, भारत से ही पैसा अर्न कर रहे हो, तो सरकार को तो पैसा देना पड़ेगा। ये बेसिक चीजें आपको होता है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के ये सब बेसिक हमने समझ लिया कि रेजिडेंट क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, टैक्सेशन रूल क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है। अब समझते इसमें इनकम टैक्स क्या है, हाउस प्रॉपर्टी क्या है, बिजनेस प्रोफेशनल क्या है, और कैपिटल गेन क्या, अदर सोर्सेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कारपोरेट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, आप समझते हैं टैक्स का बेसिक आधार अर्थात हेड ऑफ इनकम। हेड मतलब मुख्य हेड, कहां से पैसा कमाया जाता है। तो हेड ऑफ इनकम का बेसिक आधार पहला आपका है सैलरी, दूसरा आपका कौन सा है, हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आपका बिजनेस प्रोफेशनल, चौथा आपका कैपिटल गेन, पांचवा आपका अदर सोर्सेस। ये बेसिक चीज होता है आपका हेड ऑफ इनकम। एक मिनट दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपका हेड ऑफ इनकम। अगर हेड ऑफ इनकम की बात करें कहां कहां से आता है, तो हेड ऑफ इनकम का बेसिक सोर्स आपको अलग अलग क्राइटेरिया में पढ़े होंगे, बीकॉम में, एमकॉम में, और प्लस आज जो आप नेट की तैयारी कर रहे हैं इसमें तो पढ़ेंगे। अब इसको ये देखना है, पहला हेड ऑफ इनकम आपका है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरीज ये हो गया आपका वेतन। आप पैसा वेतन के रूप में चाहे प्राइवेट काम करते हो चाहे सरकारी करते हो। अब अगर आप शहर में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में रहते हैं तो आपको एचआरए वगैरह मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस भत्ता मिलता है, किराया क्रय भत्ता मिलता है, आपको फीस मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो सारी चीजें आपको किससे जुड़े होते हैं, सैलरी। जैसे कोई व्यक्ति है, गवर्नमेंट उसकी नौकरी लगती है, अब मान लीजिए उसकी नौकरी मुंबई में लग गई है, आज के समय मुंबई में है वो। अगर वो मुंबई में है तो मुंबई एक प्रकार से लग्जरी शहर है। अब उस एरिया में रहेगा तो गवर्नमेंट एक क्या करती है, सैलरी निर्धारित करती है और वहाँ का टैक्स का रूल बेसिक बनाती है शहर की, कि भाई इस घर में कितने कमरे हैं, कितने एसीज हैं, कितने फ्रीज हैं, कितने पंखे हैं। अब एक एक बारीकी चीज को देखती है, क्योंकि व्यक्ति जैसा रहता है उसी हिसाब से क्या होता है, वो टैक्स पे करता है। अब उसकी अगर सैलरी मान लीजिए व्यक्ति की सैलरी मंथली जो है, अगर मंथली कमाने वाला कितना कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, तो साल का कितना हो गया, 12 लाख। सिंपल सी बात है। और जो कि पहले बोला गया कि 1.5 लाख तक का नील है, कोई बात, लेकिन जैसे 2 लाख तक पहुंचेगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना शुरू कर देगा। आप सोचिए 12 लाख पे है तो कितना परसेंट है, 5 लाख पे ही 3%, 30% था। अब सोचिए कितना हो जाएगा, तो ऐसे 6, तो आप देखो 60% तो ऐसे बन गया भाई, 5 अगर लाख करते हैं तो आप सुनिए 12 छक 72,000, तो इतना तो उसको देना पड़ेगा क्या, टैक्स।
1 साल के अंतर्गत। अब ये टैक्स पे करेगा क्योंकि भाई उसके इनकम पे ही सेट किया गया है, जो कि हमने टैक्सेशन का रूल पढ़े हैं कि अगर उसकी सैलरी 1.5 लाख है तो नहीं, 2 लाख है तो इतना, 3 लाख है तो इतना, 5 लाख है तो इतना परसेंट, 10%, 20%, 30%, वैसे क्राइटेरिया। तो उसको हम क्या करेंगे, जितना टैक्स अगर हमारा 60 बनता है, 60 कैसे भाई, 5 लाख पे अगर बन गया 30, 10 लाख पे बन गया कितना 60, हमने एक सिंपल ही लिया 60, तो आप जोड़ो तो कितना हो गया 60 हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, 12 पंचे 60 है, 12 छक 72, तो इतना हो गया। बाकी हमने 2 लाख अभी छोड़ ही रखा, एक समझने के लिए बात करते हैं। तो साल भर में क्या करता है, ये टैक्स पे करता है। अब इस जो ये टैक्स पे करेगा किससे, अपनी सैलरी से। अगर इसको सरकार कोई अलग अलग छोटी छोटी छूट देती है कि भाई अगर इसके हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, हाउस मतलब घर, रेंट जैसे किराया भत्ता मिलता है, तो अगर उसका भत्ता भी जोड़ो और भी चीजें जोड़ जाड़ के पता चला उसका 15 लाख बन गया। छोटी छोटी चीजें जोड़ते जाओ, है ना, ठीक। तो अब मान लीजिए यहां से उसका 15 लाख मिल रहा है, तो आप सोचो कितना हो गया, तो 90%, 90 का इसका कर दो। अब ये 1,35,000 उसको देना पड़ जाएगा टैक्स। ये बेसिक बनता है आपका सैलरी। अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फीस, सैलरी, डिस्काउंट, HRA, ये सारी चीजें जोड़ के उसके बाद जो इसमें डिडक्शन होगा, सब घटाने के बाद जो बचेगा सब जोड़ लो। जितना उसमें टैक्स होगा 27%, गवर्नमेंट के 80G के अधीन, 88G के अधीन, ये रूल होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग उसको टैक्स पे करना पड़ता है अपनी सैलरी को, ठीक है। ये होता है आपका सैलरी से, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है सरकार को आपकी इनकम से और किस एरिया में आप सरवाइव करते हो, ठीक है। ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा होता हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, अब हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, अगर आपका घर है, आप अपने घर को PG बना दो, किराए को उठा दो। अब उसमें सरकार क्या करता है, तो शहरों में चलता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका। तो उसमें आप पढ़े होंगे हाउस प्रॉपर्टी, पहला होता है एक म्युनिसिपल बोलते हैं, MC कर देते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक होता फेयर रेंट, एक उचित किराया, एक होता है स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड, ठीक है। एक होता है एक्चुअल। अब इसमें आपको बेसिक चीजें देखना है। कहते हैं म्युनिसिपल और फेयर रेंट, जो उचित किराया है, अगर मान लीजिए म्युनिसिपल बोला गया है ये 50,000 है, ठीक है, 50,000 है। फेयर रेंट कहता है ये 40,000 है। अब इसमें कहता है उचित कौन है, तो उचित तो आपको 40,000 बेस रखा गया। स्टैंडर्ड रखा गया भैया, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड टैक्स आपको देना कितना 30,000। एक बात की समझने के लिए, तो आप कंपेयर किससे करोगे, इन दोनों में से ज्यादा कौन है 40, तो 40 से कंपेयर किससे करोगे, स्टैंडर्ड से। अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो स्टैंडर्ड अगर 30,000 है, 30,000 है, ये कितना है 40,000। 40,000 देखा जाए 30 से ज्यादा के 10%, तो ज्यादा है, इस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये पता चला स्टैंडर्ड यहां रख दिया 50,000 लेकिन इससे कम है, तो आपको टैक्स इससे क्या होगा, देना नहीं, तो बेस इसी को मान लिया जाएगा, ठीक यही बेस रहेगा, 50 नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड से अगर कम है तो समझो आप बचे हो, स्टैंडर्ड से ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, बेस इसी को माना जाएगा। तो ये बेसिक चीज। एक्चुअल में जो होता है उसी बोलते हैं एक्चुअल कितना देना है। तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, इन तीनों हमेशा ज्यादा कौन है, कम कौन, बेसिक कौन, इसको समझना है। उसके बाद जो आपका डिडक्शन बनेगा, डिडक्शन
जो भी आपको कर छूट होगा भाई, अब कर छूट हाउस प्रॉपर्टी सबसे बड़ी चीज़ देखना पड़ेगा। आप कौन से शहर में हो, मैदानी भाग में हो, पहाड़ी भाग में हो, तटीय क्षेत्र में हो, डेजर्ट एरिया में हो, हर एक बारीकी चीज़ को देख करके टैक्स का बेसिक आधार बनाया गया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है लखनऊ में है, तो लखनऊ का जो होगा एलएमसी उसका अपना रेट बनाया होगा, दिल्ली का है डीएमसी इसका अपना रेट होगा, मुंबई का बीएमसी उसका अपना रेट होगा। फिर क्या करते हैं जो म्यूनिसिपल कारपोरेट वो अपना सेट करते हैं और उसी हिसाब से मार्केट के हिसाब से कारपोरेट जो आपका बिजनेस एरिया के हिसाब से, आप कहते हैं नहीं जैसे लोग दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। अब कोई व्यक्ति दिल्ली में जैसे है, अब दिल्ली में मान लीजिए कोई आप चले जाओ प्रगति मैदान एरिया में, या आप इंडिया गेट साइड चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, तो वहाँ क्या होती है जमीन की कीमत ज़्यादा है और वहाँ पर क्या है बिजनेस करने का सोर्स भी है। तो आप सोचते होंगे आप चले जाओ करोल बाग, करोल बाग में छोटी सी दुकान जितने में पनवाड़ी बैठा होता है उसका किराया होता लाखों में होता है दोस्तों। आप सोचते हैं छोटी सी दुकान का लाखों में, क्योंकि वहाँ लाखों की अगर किराया तो करोड़ों रुपया कमाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी कीमत निर्धारित किया जाता है उस एरिया में कितना डिमांड और सप्लाई है। जितना किसी वस्तु की डिमांड होगा उतना अगर सप्लाई होगा और उतनी उसकी प्राइस बढ़ती है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट उस एरिया को निर्धारित करता है। उसके लिए एक म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो आपका लगाएगा अलग रूल होगा। फेयर एंड उचित कितना उतना रखेगा, स्टैंडर्ड एक पैमाना है कि ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, अगर कम है तो चलेगा, ज़्यादा होगा टैक्स पे ही करना पड़ेगा। एक्चुअल में कभी कभार निर्धारित एक्चुअल कितना देना है वास्तव में वो भी बात करेगा, लेकिन डिडक्शन क्या है आपको छूट कुछ एरिया में देता है। अब मान लीजिए दिल्ली शहर में हो, बोला अगर दिल्ली में 10% है, लेकिन अगर आप थोड़ा आउटसाइड एरिया में हो, एनसीआर एरिया में हो, तो आपको थोड़ा टैक्स कम पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें डिडक्शन का बेसिक रूल होता है। 80G 88G 80DD A1 80DD T1 अलग अलग इनका क्राइटेरिया रूल है, उसको याद रखना पड़ता है। ये होता है आपका हाउस प्रॉपर्टी का। अगला बात करते हैं बिजनेस। अब बिजनेस से भाई आप बिजनेस करोगे, अब बिजनेस कई प्रकार के होते हैं, टाटा बिरला अडानी इनका भी बिजनेस है। एक बिजनेस होते हैं एक इंडस्ट्रियल, एक होते उद्योगपति, दोनों में फर्क। बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट की बात करता है, उद्योगपति देश के निर्माण की बात करता है। जैसे टाटा है तो टाटा हमेशा वो देश के निर्माण की बात सोचते हैं, और अगर जियो कंपनी देखोगे तो हमेशा वो प्रॉफिट की बात करता है। ये भी याद रखना दोस्तों। तो बिजनेसमैन जो कहते हैं ना, बिजनेसमैन किसी का नहीं होता, सिर्फ पैसे के लिए होता है बस, उसका हमेशा मोटिव पैसा कमाना। बिजनेसमैन जो होता है बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट, पैसा हमें अर्निंग करना है। इसीलिए लोग कहते हैं चाहे कोई कोचिंग खोले, अगर बोल दे कि मैं बिजनेस करूंगा तो समझ रहे बंदा सिर्फ प्रॉफिट के लिए मार्केट में उतरेगा। अगर कोई बोलेगा मैं एक उद्योग खोलना चाहता हूँ तो समझ जाइए उद्योगी व्यक्ति जो होता है वो देश के पिलर की बात करता है, नींव की बात करता है। इन दोनों की सोच की भी फर्क बताती है, क्योंकि कोई भी होता है चाहे छोटा बिजनेस करो बड़ा, वो हमेशा प्रॉफिट की बात करेगा। आप उसके दुकान पर चले जाओ, आपको एक टॉफी फ्री में नहीं पिलाएगा, खिलाएगा नहीं, टॉफी फ्री में नहीं देगा बिजनेस में। लेकिन उद्योगपति होगा वो आपको नाश्ता पानी भी करवाएगा। ये फर्क होता है इंडस्ट्रियल मैन और आपका बिजनेसमैन में। तो बिजनेस जो आपका बेसिक होता है, बिजनेस प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल गेन। अब इससे प्रोफेशनल गेन क्या होता है, आप मान लीजिए कहते हैं बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति है, ये अपने काम से काम बात करता है, ना इधर की बात ना उधर की। वो सीधे बोलेगा आपको हमारे यहाँ काम करना है, मैं आपको पर डे का 500 रुपया दूंगा। किसी लेबर को लाया, बोला भैया काम करो, 500 रुपया लो जाओ। ये होता है प्रोफेशनल। ठीक है, तो प्रोफेशनल व्यक्ति क्या करता है, जब बिजनेस करेगा, अब लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, बेसिक चीजें देखना है। इसमें दो प्रकार का होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। बेसिक इस चीज को याद रखना। लॉन्ग टर्म जो बिजनेस करेगा तो कम से कम करोड़ों में कमाएगा, लाखों में भी कमाएगा। शॉर्ट टर्म व्यक्ति हो सकता है लाखों में कमाए, हजारों में कमाए। तो इसकी क्राइटेरिया बांटा गया है। अगर उसकी इनकम, बस इतना समझ जाओ, अगर उसकी इनकम
1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पर मंथ है, या सलीना में करोड़ों कमाता है, तो उसी हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे वो इनकम टैक्सेशन रूल था, उसी हिसाब से बिजनेसमैन को भी देना पड़ेगा। ये बिजनेसमैन की बात अलग कर दिया है, चाहे शॉर्ट टर्म बिजनेस करो चाहे लॉन्ग टर्म करो। इंडस्ट्रियल उद्योगपति हो, उद्यमी हो, तो आपको बोलेगा ठीक है आप देश के लिए अच्छा काम करते हो, सरकार उनके लिए कभी कुछ एक रियायत कर देती है, छूट देती है, कहती भाई ये देश के लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए अलग एक क्राइटेरिया बना देती है। बट बिजनेसमैन जो होता है, इसलिए उसको लगता है कि मुझे कोई क्राइटेरिया नहीं मिला तो मैं पैसे ही कमाऊंगा और प्रॉफिट ही कमाऊंगा, मुझे किसी कोई बीमार हो रहा, कोई दुखी हो रहा, उससे डजंट मैटर। वो ये नहीं सोचेगा। आप मान लो ऑफिस में काम कर रहे हो, तो बिजनेसमैन अगर आप बोल दो कि मैं 2 दिन की छुट्टी चाहता हूँ, आपकी सैलरी काट लेगा। उद्योगपति बोलेगा कोई बात नहीं, सैलरी मत काटो यार, इसकी जिंदगी है, ये अच्छा प्रोडक्टिव काम करे, अगर यही नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, अगर ये अच्छा है, ये है तो हम है तो ये है, वो अलग उसकी सोच होती है। लेकिन बिजनेसमैन का हमेशा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रखता है, और उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। अगर उसकी प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में करोड़ों में आता है या शॉर्ट टर्म में लाखों में आता है, अगर टैक्सेशन रूल के अकॉर्डिंग अगर उसका 10 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपया होता तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। अब बिजनेस वो किस चीज का करता है, किसी चीज का भी कर सकता, कपड़े की भी कर सकता है, आपका मटेरियल की बात करता है, जैसे सीमेंट है, आयरन है, सरिया है, गिट्टी है, बाजरी है, मोरल है, किसी भी चीज का कर सकता है। मोबाइल का बिजनेस कर सकता है, एजुकेशन फील्ड का बिजनेस कर सकता है। आज कोचिंग खोलता है, मान लो चलो शुरुआत किया, इसलिए बड़े बड़े कोचिंग वाले क्या होता है, ध्यान देखिएगा, बड़े बड़े कोचिंग वाले सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर वो कभी नहीं बोलेंगे मैं उद्योगपति, जो कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करते दोस्तों कि मैं फ्री में एजुकेशन, कोई फ्री में नहीं बांटता, सिंपल सी बात समझ लेना। वो हमेशा उसके पीछे कोई राह छुपा। जैसे आज मैं यूट्यूब पे चैनल बना रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि मेरे से कोई स्वार्थ नहीं, मेरा भी इससे स्वार्थ जुड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि चलो मेरा भी चैनल चलेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक हो जाएगा, मेरा मोनेटाइज होगा, पैसे कमाऊंगा। लालच है कि नहीं है? या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा लालच है कि नहीं है? ये सबका जुड़ा होता है। कोई व्यक्ति नहीं जो बोलते हैं कि मैं 300 रुपये में कोर्स दे रहा हूँ, कोई 300 रुपये में नहीं, 300 रुपये में आपसे सब्सक्राइब करवा रहा है, 300 रुपये में आपको ज्ञान नहीं, पैसे कमाता है। ये बाकी मैं खुली बात इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस फील्ड का मैं विद्यार्थी अभी हूँ, मैं भी कोई प्रोफेसर नहीं, मैं विद्यार्थी हूँ, इस चीज़ को मैं सीखने वाला व्यक्ति हूँ। अब बात करता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, और हो गया बिजनेस प्रोफेशनल। तीसरा पढ़ते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, अब कैपिटल गेन क्या होता है ये समझते हैं। जैसे आपके पास पूंजी है, चाहे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है। अब बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, अब क्या करते हैं, ये आपकी पूंजी है। अब पूंजी में 2 प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट, एक होता है करंट एसेट, दोनों होती हैं। ये आपके कैपिटल है। जैसे अब फिक्स्ड एसेट्स में आओगे तो आपके पास बिल्डिंग होगा, आपके पास प्लांट होगा, आपके पास मशीन होगा। ये सारी चीजें क्या होती है, जो अस्थायी रूप से है, तो ये लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। दूसरा होता है करंट, आपके पास बैंक में पैसा है, आपके पास गोल्ड है, ये सारी चीजें क्या होती है, आपका डेटर है, डेप्टर जो भी है, देनदारियां, लेनदारियां, तो ये सारे आपके करंट एसेट है। लेकिन ये आपकी क्या है, कैपिटल है, आपकी पूंजी है। अब इसमें करंट एसेट में 2 जोड़ दो, फाइनेंशियल सेक्टर, एक होता मॉनेटरी, पैसे की बात करता है मॉनेटरी, एक आपका होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट ये बेसिक चीज किससे जुड़ा होता है, शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, कैपिटल रिजर्व क्या है, ये बेसिक चीज आपका शेयर मार्केट से जुड़ गया। हुंडी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर मार्केट। मॉनेटरी में क्या होता है, मॉनेटरी में बेसिक चीजें आपका है, जैसे आप कॉल मनी क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है, चेक क्या है, हुंडी क्या है, आपका मनी से जुड़ा है। ये आपका करंट एसेट की बात करता है। लॉन्ग टर्म अगर आप पैसे कमाते हो शेयर मार्केट से लाखों में, करोड़ों में, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, अगर आप इनको किराए पर उठा के पैसा कमाते हैं तो आपको पैसा सरकार को देना पड़ेगा। ये होता है बेसिक कैपिटल गेन, जो आपकी पूंजी से कहां से पैसा अर्न किया है। इस चीज को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आपको बचता है लास्ट पॉइंट, आपका आता है अदर सोर्सेज।
अदर सोर्सेस में क्या होता है दोस्तों, कहते हैं कि जब सारी चीजें फिल्टर हो गया तो अंत में जो कूड़ा कबाड़ा बचा होता है उसको में इकट्ठा करके क्या करते हैं, दर्शा देते हैं अदर। अदर में सब कुछ आ जाता है, एक भी नहीं बचेगा। चाहे कोई आपको घड़ी गिफ्ट दिया हो, चाहे कोई कपड़ा गिफ्ट दिया हो, या आपको मोबाइल गिफ्ट दिया हो, या आपने कोई घुड़दौड़ जैसे आजकल लोग सट्टे लगाते घोड़े पे, या आप सट्टेबाजी से जीते हो, आप पता चला कोई ग्रुप ट्रेड खेल रहे हो वहां से पैसे हार गए या जीत गए। आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि ग्रुप ट्रेड, पैसा लगाओ करोड़ों लाखों जीतो, फिर उसके बाद घर द्वार बेच के उसके बाद रोड पे आ जाओ। ये अलग अलग नया ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। तो बेसिक आपका जो पांचवा पॉइंट हम बात करेंगे, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें कोई भी चीज बचा नहीं होगा। जैसे आपका सट्टा लगा रहे हो, गिफ्ट, कोई आपको गिफ्ट दे दिया, भाई पता चला कोई आपने शादी किया, आपकी 5 लाख की गाड़ी मिल गई, 10 लाख की घड़ी मिल गई, करोड़ों कुछ कैश मिल गया, तो आपको इसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ बीवी को छोड़ के, बीवी अगर है उसको टैक्स नहीं। हाँ, अगर आपकी बीवी महंगे गहने पहन रखी है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पहन रखी है उसका बिल तो है ना, स्लिप तो है, आपने कहीं कहीं परचेज किया है, सर्विस टैक्स तो हुआ, तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। सट्टा है, आपने करोड़ों लाखों रुपया जीता है, इस पे भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो बेसिक चीजें होता है आपका गिफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो सट्टा हो, गिफ्ट हो, और बाकी कहीं से अगर किसी प्रकार कोई और संपत्ति पा गए हो, अचानक से कोई रास्ते में गिरा, बैग मिल गया, तो उसको भी जोड़ दिया जाएगा अदर सोर्सेस। तो ये आपका होता है अदर सोर्सेस। तो ये था आपका इनकम, हेड ऑफ इनकम, कहां कहां से पैसा आता है। तो आपका सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशनल, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों ये तो बस समरी एक तरीके से समझा रहे बेसिक, आप लोग जाइएगा, किताब उठाइएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, वहां से बहुत जरूरी है देखना। जब आप उस किताब को, इस वीडियो देखने पर जब आप किताब उठाओगे तो आपको बीकॉम का सारा पॉइंट याद आ जाएगा, तो उससे थोड़ा सा एक हाईलाइट हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका सारा। अब पढ़ते हैं कारपोरेट टैक्स प्लानिंग। कारपोरेट टैक्स प्लानिंग, अब इसको समझते हैं। कारपोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है? कारपोरेट टैक्स प्लानिंग, आगे इसको लिखते हैं डबल टैक्स प्लानिंग, DTP हम करके लिख दिया। अब इसको समझाते क्या है, पहले समझेंगे कारपोरेट क्या है। जैसे भारत अपना प्यारा देश है, ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए प्यारा भारत देश। अगर आप, प्यारा भारत देश हमारा है, अगर आपका बिजनेस चाहे चेन्नई में करते हो, गुजरात में करते हो, राजस्थान में करते हो, दिल्ली में करते हो, कहीं भी आप किसी भी जगह, अगर आप अपने देश के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाते हो, बेचते हो, तो ये आपका होता है कारपोरेट। याद रखना क्या हो रहा है कि एक कारपोरेट करते हो, अपने देश में निगम कर रहे हो, अपने देश में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं डोमेस्टिक। जैसे होता है डोमेस्टिक, एक प्रकार से आप घरेलू, अपने घर को मजबूत कर रहे हो, अपने देश को मजबूत कर रहे हो, इसको बोलते हैं कारपोरेट टैक्स। अब इसमें कारपोरेट टैक्स क्या है, इसका अलग रूल है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंक्रीजिंग, अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है। जैसे जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी कोई एक कोचिंग है, मान लीजिए RK नाम का एक कोचिंग है, RK कॉमर्स करके आपने कोचिंग खोला। पहला आपने पता चला दिल्ली में चलाया, अब कश्मीर में चल रहा है, अब पूरे भारत में सब जगह RK हो गया। एक प्रकार से आप क्या करें, कारपोरेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने सेक्टर को बढ़ा रहे हैं। बोलते नहीं थोड़ा अपना कारपोरेट को बढ़ाना है, अपने एरिया को डेवलपमेंट करना है। तो जब भारत के अंदर जो आप व्यापार बढ़ा रहे हैं, ये होगा कारपोरेट टैक्स प्लानिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका रूल बना होगा, कितना टैक्स देना है,
10% देना है, 20% है, 30% देना है। ये गवर्नमेंट आपके इनकम पे इस बिजनेस के अकॉर्डिंग जो आप अर्निंग करेंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस इसमें जुड़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आपको टैक्स देना पड़ता है। भाई आप जीएसटी भी ले रहे हो, इनकम भी अर्न कर रहे हो, दोनों को जोड़ के आपको पैसा वसूलता है। तो इसीलिए कारपोरेट टैक्स क्या होता है, क्योंकि आप अपने दायरा को बढ़ा रहे हो। दूसरी चीज होता है डबल टैक्स प्लानिंग। अब डबल टैक्स प्लानिंग क्या है, इसको बोलते हैं, एक प्रकार से नया नाम है कारपोरेशन। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन। अब इसमें क्या है, कॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं थोड़ा बंगाली लैंग्वेज में। तो कॉर्पोरेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, अच्छा लैंग्वेज है दोस्तों। इसको बोलते हैं जब अपना व्यवसाय, भारत में तो था ही, भारत में तो अपना व्यवसाय फैला ही रखे थे, समझने के लिए समझ जाओ, ऐसे समझ जाओ, भारत में अपना व्यापार था ही। अब व्यापार आपने कहाँ कर दिया, अब व्यापार आप कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी व्यापार कर रहे हैं। एक तरफ भारत में था, इंडिया में, आप कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। जब इंडिया में आपका आरके नाम का बिजनेस कोचिंग था, यही कोचिंग खोल दिया आपने ऑस्ट्रेलिया में, ये हो गया आपका, क्या हो गया, यहाँ तो आप टैक्स पे कर रहे हैं डोमेस्टिक, अब यहाँ आप दूसरे देश को भी आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो जो आप अपने देश का टैक्स दे रहे हैं इसका रूल अलग है, दूसरे देश में आप जो व्यापार करेंगे इस देश का अपना रूल है। इसी बोलते जब हम अपने घर में और दूसरे घर में दोनों का टैक्स पे करते हैं, इसी बोलते हैं डबल टैक्स प्लानिंग। अब इसका रूल अलग होता है। अब भारत हो सकता है बोले भाई 28% जीएसटी देना है, यहाँ हो सकता है बोले कि ऐसा है हमारे यहाँ 20% देना, तो बेचारा यहाँ 20 भी दे रहा है, यहाँ 28 दे रहा है। तो जब दोनों जोड़ोगे क्या बन जाएगा, डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जिसको बोले डबल टैक्स प्लानिंग, अर्थात इसको बोलते हैं कारपोरेशन टैक्स प्लानिंग। तो बस ये बेसिक मैंने बात किया और समझा दिया, आप लोग जाइएगा, ये देसी तरीके से बताया दोस्तों, फिर जाके किताब खोलिए, मस्त पढ़िए। ये आपका हो जाता है इनकम टैक्स एंड कारपोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करके समझ लेते हैं लास्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। पहले पढ़ेंगे रेजिडेंट क्या है, भाई 10 साल के अंदर क्या वो 7 साल भारत में रहा, या 365 दिन रहा, या 730 दिन रहा, अलग अलग उसकी क्राइटेरिया बना दिया है। दूसरा होता 6 मंथ में क्या वो 182 दिन भारत में रहा, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करता तो भारत का निवासी हो गया। भारत के निवासी होने के नाते अगर भारत में व्यापार करता है, चाहे वो व्यापार करे या चाहे किराए पर अपना कोई मकान उठाता है या कोई बिल्डिंग प्लांट बेचता है, अब उसके 5 रूल बनाया है हेड ऑफ इनकम के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशनल, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इन 5 के माध्यम से अगर उसका एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है, जो टैक्सेशन रूल है 1.5 लाख तक का नील है, 1.5 लाख से ऊपर 2 लाख, 2 लाख पे 5%, 10%, 3 लाख पे आपको 30%, 5 लाख पे 30%, 3 लाख पे 20%, 2 लाख पे आपका 10%, जो क्राइटेरिया बांटा गया, अगर वो फुलफिल करता है तो टैक्स वो देने योग्य है, ठीक है। फिर पढ़ते इसमें एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर के 2 पार्ट, एक एग्रीकल्चर, एक नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वो है जो आप खुद से खेती करते हैं, जैसे गाय पालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन, ये बेसिक चीज़ें आप जो कृषि से जुड़ा है, जब तब तक उस पर टैक्स नहीं लगता है जब तक आपके घर में, भाई आपके घर में 100 गाय है, क्या 100 गाय पर टैक्स होती नहीं। आप दूध निकाल रहे हैं 100 लीटर, 200 लीटर, 1000 लीटर, टैक्स लगता नहीं। जैसे दूध से आपने खोआ बनाया, पनीर बनाया, पैक किया, मार्केट बेचने ले गया, तो उस पर क्या होता है, एक सर्विस जुड़ जाता है, और सर्विस का टैक्स जिससे जीएसटी से जुड़ा हुआ है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में 5%, 10%, 12%, 18%, 28% क्राइटेरिया बांटा गया कि खाने पीने वाले वस्तु पे इतना टैक्स, लग्जरी अगर वस्तु होटल में खाना खाते हैं तो आपको इतना %, अगर आप एसी खरीद कर लाते हैं तो आपको इतना %, एसी का अलग गुड्स से जुड़ा है, लेकिन ये जो आपका एक प्रकार से खाने पीने की चीज से है तो इसको इससे जोड़ रखा है। अब उद्देश्य होता है नॉन एग्रीकल्चर पार्ट। नॉन एग्रीकल्चर कोई भारी प्राकृतिक रूप से कोई बम्बूज उगा हुआ है, आप उस बम्बूज को काट के बढ़िया उसको चेयर बनाते हैं, उस चेयर को लाके मार्केट बेचते, एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग किया, सर्विस किया, आपने बेचा, तो उसका टैक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने पैसा अर्न किया है।
तो कृषि से अगर डायरेक्ट आप कोई काम करते हैं तो उससे पैसा नहीं है, लेकिन कृषि से किसी वस्तु को आप मार्केट में बेचने ले जाएंगे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। ये कृषि का होता है। इसमें 3 कुछ ऐसे फसल है बेसिक, उनको ध्यान रखा गया है, जैसे रबड़ है, कॉफ़ी है, टी है। 25% चाय पे, कॉफ़ी पे 35%, रबड़ पे 35%, कॉफ़ी पे 45%। ऐसा टैक्स का बेसिक रूल बनाया। क्यों बनाया गया? भाई कोई व्यक्ति आम आदमी है, चाय पी सकता है, अमीर आदमी पी सकता है, गरीब भी पी सकता है। कॉफ़ी भी अमीर भी पीता है, गरीब भी पीता है, बट कॉफ़ी की अपनी एक लग्जरी स्टेटस को शो करता है, इसलिए उसमें 45% टैक्स दिया है। रबड़ क्या होता है? रबड़ भाई कोई चप्पल बना के बेचता है, कोई टायर बना के बेचता है, इसलिए उसमें 35% टैक्स बना दिया है। ये बेसिक हो गया रूल। तो ये हमारा एग्रीकल्चर का हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा हेड ऑफ इनकम। बेसिक रूल क्या है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशनल, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। सैलरी में जितना, चाहे प्राइवेट के रूप में, चाहे गवर्नमेंट के रूप में, आप चाहे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जिस शहर में रहते हैं, उस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अपनी सारी सैलरी को जोड़ो और जो आपको डिडक्शन होगा उसको घटाओ। उसके बाद जो आपको बचता है, अगर आपका सैलरी साल भर के अंदर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आपको टैक्स देना पड़ेगा, बस। और इसमें कुछ नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? आप चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, किसी भी शहर में हो, तो महानगरों को बेसिक रखा गया है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, तो ऐसे शहरों को बेस बनाया गया है कि इन पे क्राइटेरिया 10% रहेगा ही रहेगा। हो सकता है आज के समय में 20% कर दिया, ये बढ़ता घटता है दोस्तों, गवर्नमेंट अपने रूल के हिसाब से चलाती है। और इसमें रखा जैसे एलएमसी है, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली है तो दिल्ली कॉरपोरेशन, मुंबई है तो मुंबई कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसकी अपनी एक क्राइटेरिया बनाई गई है कि इतना तक अगर आपका इनकम है ठीक है, बट इसमें फेयर रेंट इतना रखा गया है। स्टैंडर्ड एक पैमाना है कि अगर फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, अगर स्टैंडर्ड रेंट 10, मान लीजिए क्राइटेरिया हमने इसे खींचा था कि अगर मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड बोला गया 100 रुपया और आपका इनकम हुआ 90, तो बेसिक 90 मान लेंगे, भाई यही दे दो, कोई बात नहीं। अगर ठीक है, अब जैसे आपका 90 से पता चला आपने 120 कमा रहे हैं, 120 है, तो आपको स्टैंडर्ड से ज्यादा अगर है तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अगर कम है तो बोलेंगे 100 से कम है तो एक काम करो, स्टैंडर्ड से कम है तो एक पर से टैक्स मत लो, खत्म करो, नो। लेकिन स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा टैक्स दो, बस ये बेसिक चीज समझ जाओ। ये आपका बेसिक समझना। बिजनेस प्रोफेशनल क्या है? बिजनेस प्रोफेशनल में क्या होता है? चाहे आप लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म कर रहे हो। भाई अगर लॉन्ग टर्म करोगे तो आप करोड़ों कमाओगे, शॉर्ट टर्म करोगे तो लाखों कमाओगे। उसके बाद आपको उसी हिसाब से टैक्स पे करना होगा। किस चीज़ का वस्तु का व्यापार करते हैं वो पूरी क्राइटेरिया फुलफिल करना हो। एजुकेशन फील्ड में आप व्यापार करना चाहते हैं, या आप पता चला कोई मोबाइल बेचना चाहते हैं, या आप चेयर का कारपेंटर काम करना चाहते हैं, कुछ भी आप बनाना चाहते हो, या कपड़े की आप व्यापार करना चाहते हैं, या आपका प्रोफेशनल बिजनेस से जुड़ा बात कर दिया। और उसके बाद अगला इसमें आपका जुड़ा होता है कैपिटल से। कैपिटल होते हैं 2, एक फिक्स्ड एसेट और एक करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट में आपका आता है जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है। अगर आप इनको रेंट पे उठा के पैसा अर्न करते हो तो आपको एक साल के अंदर अगर 3 लाख, 4 लाख, 50 लाख जो आप अर्निंग करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। करेंट एसेट्स जो आप बैंक में पैसा है, या आपके जैसे बैंक में आपने पैसा 50 लाख जमा किया तो आपको टैक्स तो ऑलरेडी देना पड़ेगा। आपके पास देनदारी मार्केट, आपका ब्याज पे पैसा चल रहा है तो उससे भी आप पैसा अर्न कर रहे हैं तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आपने LIC इतने के करवा रखे हैं, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखे हैं, तो ये बेसिक आपका होता है कैपिटल से जुड़ी हुई बातें। अदर सोर्सेस उनकी बात करता है जो सारी चीज़ें अगर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम, इनसे अगर कोई चीज़ें छूट गई है तो उनको अदर सोर्सेस में जोड़ दिया गया है। चाहे आप शादी विवाह करके करोड़ों का दहेज लेके आते हैं तब भी आपको टैक्स पे करना होगा, सिर्फ बीवी को छोड़ के बाकी सबको टैक्स देना पड़ेगा। अगला बात करते हैं, क्योंकि लोग पूछ लेते हैं सर के पे भी टैक्स लगे, दहेज में लेके आए हैं, कभी कल होता है, छोटी सी मजाकिया बात थी दोस्तों। अगला बात इसमें करते हैं, अगर कोई आपको गिफ्ट कुछ दिया है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। पता चला आपको किसी ने 5 लाख की घड़ी गिफ्ट कर दिया, या 10 लाख की आपको मोबाइल, 10 लाख तो हो सकता मोबाइल आती भी हो दोस्तों, बहुत कुछ चीज़ें दुनिया में चल रही हैं भाई। उसमें हो सके सोने की
बारी की पानी चढ़ा के उसका रेट बढ़ा दे तो भी है, क्योंकि आपके लोगों के पास गिफ्ट देते हैं आजकल लोग, घड़ी देते हैं, चैन देते हैं, अंगूठी देते हैं, रिंग देते हैं, तो उस पर भी आपको टैक्स देना है। ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी होती है? आपकी अदर सोर्सेज से। तो हमने बस एक हंसी मजाक में ऐसे बातें किया दोस्तों, ये छोटा सा चैप्टर था, बढ़िया से था, आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसके लिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।